हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, जो हम लोग ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले की सहायता से ये देखा हुआ था कि अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर यानी बाउंडेड ज्योमेट्रिकल फिगर, दैट मीन्स अगर कोई स्क्वायर दिया है या रेक्टेंगल दिया है या कोई भी ट्रायंगल दिया है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेक कर सकते थे बाय डिस्टेंस फार्मूला से। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट दैट मीन्स वो जो उसके जो वर्टिसेस हैं वो पॉइंट हैं, जैसे कि x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया एंड x3 y3 हो गया। तो अगर उस पॉइंट उस ट्रायंगल किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हम वहाँ से उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये इस तरीके से ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। ये ए है और ये बी है, ये सी है, ठीक। और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। तब इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 एंड प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या होगा? इस पर्टिकुलर जो ट्रायंगल है इसका एरिया होगा, ठीक है। तो कहने वाली बात यहाँ पे ये है, अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेट गिवन है, कोई भी क्वेश्चन है, पर्टिकुलर कोई ट्रायंगल है, उससे कुछ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो वहाँ से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अगर हम हायर में पढ़ेंगे, अगर जो है थोड़ा सा और, अगर सपोज दैट अगर हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम अगर डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, सारणी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? 1/2, ये डिटर्मिनेंट का साइन लग जाएगा, ये हो जाएगा कितना? x1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y1 y2 y3 1 1, ये हो जाएगा। वहाँ पे जब हम डिटर्मिनेंट की सहायता से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम कोऑर्डिनेट दिए होंगे तब भी अगर हम डिटर्मिनेंट की कॉन्सेप्ट का यूज करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम कोऑर्डिनेट में अगर डिस्कस कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, अब इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो एक टर्म होता है कोलिनियरिटी होती है। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है? कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स होता है, गिवन पॉइंट्स, गिवन 3 पॉइंट्स। तो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, ओके, पॉइंट्स। तो कोई भी अगर कुछ अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं, if x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are any given points, okay, ये these are called collinear points. These points
आर कोलिनियर इफ, इनसे जो जनरेट होने वाला ट्रायंगल होगा, इन पॉइंट से जनरेट होने वाला, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल generated by these point is 0। ओके, इतनी बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हों तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब कहे जाएंगे? इफ उन पॉइंट्स से जनरेट होने वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा? 0 हो जाए। ओके, दैट मीन्स, दैट इज यहां से इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज एरिया, यानी कि जो भी इस तरीके से जनरली डेल्टा इज इक्वल टू 0 भी हम लिख सकते हैं। यही एक बहुत बड़ी चीज है, डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? एरिया। अब यहां पे ये क्या है? ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। जो हमने ट्रायंगल का फार्मूला जो निकाला हुआ था कि हाफ ब्रैकेट्स के अंदर x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो उसके क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग बेसिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो बेसिक है, जो हम क्वेश्चंस को वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स हो गई है अब, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया है, और इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये हो गया कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हो गई। अब यहाँ पे हम स्लोप की बात करते हैं। ओके, जो हमारा स्लोप होगा वो क्या होगा? स्लोप का मतलब होता है, जैसे कि सपोज दैट कि अगर इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ये क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ठीक, ये क्वाड्रेंट है, और इस तरीके से कोई एक इंक्लिनेशन है, ये यहाँ पे थीटा है। अगर ये थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 180 माइनस थीटा। बात समझना जरा, जो ये 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा, ये यहाँ पे 180, ये यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे कट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको जरा समझना, अगर इस तरीके से कोई थीटा एंगल है, अगर कोई थीटा, अगर जब थीटा के फॉर्म में होगा, जब हम बात कर रहे हैं स्लोप की, ओके, स्लोप को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, ठीक। तो इस स्लोप, इसकी स्लोप, अगर जो हमारी ढाल है, जो इस तरीके से एक स्लैंट लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो वहां पे हमारा जो स्लोप होगा, स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और होगा क्या? एम इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमारा क्या होगा? स्लोप होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि जो है हमारा ये स्लोप होगा। अब यहां पे बात आती है, अगर थीटा इज इक्वल टू 45 हो जाए, मेरी बात को ध्यान समझना, अगर थीटा इज इक्वल टू 45 होगी तो हम बोलेंगे जो हमारा स्लोप होगा, देन स्लोप इक्वली इंक्लाइंड, ओके। तब m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इक्वली इंक्लाइंड कब होगा? जब m इज इक्वल टू 1 होगा। जैसे कि इस तरीके से है, और ये दिया हुआ इस तरीके से, ये है 45 या ये 45 है, और ये जो है ये 135 है। अगर ये 45 है तो ये 135 है। या तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि अगर इस तरीके से है तो ये हमारा क्या है? 45 है। तो बात कहने मतलब
ऑब्वियसली ये अगर 45 है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और 180 माइनस थीटा दैट मीन्स 180 माइनस 45 अगर करेंगे तो 135 ही आने वाला है। तो कहने मतलब ये है कि अगर 45 है थीटा की वैल्यू तो उसको बोलेंगे हम, उस स्लोप को बोलेंगे दैट स्लोप इज कॉल्ड इक्वली इंक्लाइंड बोलेंगे। ठीक, कहने इक्वली इंक्लाइंड मतलब है हर जगह उसका जो झुकाव है, जो उसकी ढाल है वो समान है, तब उसको बोलते हैं स्लोप इज इक्वली इंक्लाइंड एंड m इज इक्वल टू क्या हो जाता, 1 हो जाता। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब जैसे हमने यहाँ पे इसको बढ़ाया, इसको और बढ़ाते चले जाएं, अगर ये इसको हम 45 मान लें, ये बढ़ाएं तो ये इसको बढ़ाते हैं तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर m इज इक्वल टू 135 है एंड m इज इक्वल टू 1 है तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर भी हम ये चीज़ का भी डिस्कशन करेंगे कि स्लोप हमारे परपेंडिकुलर कब होंगे और स्लोप हमारे पैरेलल कब होंगे। अगर इस तरीके से कोई भी ये दिया हुआ है, अगर एक ये स्लोप है एक ये स्लोप है, ओके, ये भी 45 पे है यहाँ पे और यहाँ पे ये भी 45 पे है। जरूरी नहीं कि 45 ही हो, ये दिमाग से हटा दीजिएगा कि जो थीटा हमारा होगा 45 होगा, जरूरी नहीं कि 45 हो। अगर कुछ भी है, अगर 30 है तो 30 हो जाएगा, वहाँ पे स्लोप उसका चेंज हो जाएगा, m इक्वल टू tan 30 हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो फिलहाल यहाँ पे पैरेललिटी की बात कही जा रही है, दोनों की जो एंगल की वैल्यू है 45 है, तब बोलेंगे यहाँ पे स्लोप आर पैरेलल। क्या बोलेंगे, पैरेलल स्लोप, पैरेलल स्लोप, ओके। तब इसको यहाँ पे बोलेंगे कि अगर इसका m1 है और इसका m2 है तो बोलेंगे कि m1 इज इक्वल टू m2 ये। लेकिन अगर एक इस तरीके से अगर दिया हुआ है कि अगर एक ऐसा है और एक कोई इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, और एक कोई ऐसा है इस तरीके से ये, तो ऑब्वियसली ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर ये यहाँ से 135 है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 45 होगा। अगर यहाँ से देखें, अगर ये 135 है ऑब्वियसली ये 45 होगा, ओके। तो अगर कहने मतलब किसी को भी अगर हम लेंगे, अगर इसको बाहर से लिया इसको अंदर से लिया तो परपेंडिकुलर होगा, इसको अंदर से लिया इसको बाहर से लिया तो तब भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जब परपेंडिकुलर होंगे, अगर सपोज दैट अगर इसकी वैल्यू क्या कर लिया हमने 45 ले लिया तो tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। अब इसको 135 ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहां से कहने मतलब ये है, तब हमारा m1 इज इक्वल टू m2 ना होकर के तब क्या हो जाता कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये क्या है, ये पैरेलल के केस में है, ये परपेंडिकुलर के केस में है। बात को समझना, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर एंड इन केस ऑफ पैरेललिटी, पैरेलल, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये रही बात पैरेलल एंड परपेंडिकुलर स्लोप के बारे में। अब इसके आगे अगर हम बात ये करें कि अगर कोई भी इस तरीके से यानी कि कोई इंक्लिनेशन दिया हुआ है और उस इंक्लिनेशन के क्या दिए, एंड पॉइंट दिए हुए हैं और उन एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो वहां पे उसकी स्लोप क्या होगी, जैसे कि इस तरीके से दिया है, ये इस तरीके से क्या है, एक इंक्लिनेशन दिया हुआ है और उस इंक्लिनेशन के अगर यहाँ पे ये P है, ये x1 है, y1 है, ये Q है, ये x2 है एंड ये y2 है। तो यहाँ से इसकी जो है m की वैल्यू क्या होगी, स्लोप क्या होगा, तो यहाँ पे जो m की जो वैल्यू होगी क्या होगी, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये क्या होगा, स्लोप होगा। ठीक, इस बात को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, ये बात समझना जरूरी था। अब यहाँ पे बात, तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल
इतना नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि हम लोग आगे डिस्कस कर सके। इसके आगे हम बात करेंगे जो बेसिक है स्ट्रेट लाइन की। ओके, कुछ ऐसे कुछ हम इक्वेशंस की बात करेंगे, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख देते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे हम यहां पे कोऑर्डिनेट बनाते हैं, बात को समझना, बात को समझना। ये यहां पे क्या है, एक्स एक्सिस है, ये यहां पे वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई डैश है, ठीक। और यहां पे क्या है, ओरिजिन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की बात अगर करते हैं, अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, केवल हम एक्स एक्सिस पे ही रहते हैं, तो वाई यहां पे क्या है, कुछ है ही नहीं। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, इस बात को जरा ध्यान समझना। इक्वेशन अब लगे, जैसे अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन की बात करते हैं तो वाई, क्योंकि यहां पे वाई क्या है ही नहीं, वाई वैनिश है, वाई नील है। अब अगर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ इसकी, किसकी, वाई एक्सिस की, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तब यहां पे क्या हो जाएगा, वहां x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं, इनको याद रखना है, ठीक। अब यहां पे जैसे बात करें कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ए डिस्टेंस फ्रॉम, यानी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इस x एक्सिस की, अब इसको साफ कर देते हैं, जरा बात को समझना। यहां पे हम x एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ, इसको नोट डाउन ऐसे कर लीजिएगा, फिर इसको लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y डिस्टेंस, y एंड b डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम इट। फ्रॉम इट का मतलब इसी से, बात को समझना। हम x एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन इससे b दूरी के गैप पे, जैसे मान लो कि यहां पे हमने क्या किया, इतनी दूरी पे हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहां पे लिखने में थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा लिखने में चेंज करना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस and at a distance of b, and at a distance of b। इसको थोड़ा सा लिखने में है, तो इसको इस तरीके से, अब इसको समझते हैं कैसे। हमें उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो x एक्सिस के पैरेलल हो, क्या हो, x एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक। और क्या हो, इसी x एक्सिस से b डिस्टेंस की दूरी पे हो। जैसे मान लो यहां पे ये क्या है, यहां से यहां तक की क्या डिस्टेंस है, b डिस्टेंस है। तो तब यहां पे क्या होगा, अगर b डिस्टेंस पे है, ये किसके पैरेलल जा रही है, जरा बात ध्यान समझना। ये किसके पैरेलल जा रही है, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस हुई और यहां से यहां तक इस तरीके से हुआ। तो वहां पे क्या है, y इक्वल टू 0 आ रहा था पहले,
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू किए तो क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर 1 यूनिट बढ़े तो y इक्वल टू 1, 2 यूनिट बढ़े तो यानी हमको लिखना है y के ही फॉर्म में, हमें लिखना है y के ही फॉर्म में। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है यानी कि x एक्सिस वाला। सबसे पहले x एक्सिस पूरी एक्सिस पे तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे धीरे 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 ऊपर बढ़ेंगे तो y के ही फॉर्म में रहेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ b। ठीक, यानी कि डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम x एक्सिस से, फ्रॉम एक्सिस एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम x एक्सिस। ठीक, तो यहां से कहने मतलब ये है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू b होगा। बात समझ में आई? ये बात जरूर समझ में आना चाहिए। कहने मतलब ये है कि अगर हम x एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे थे तो y इक्वल टू 0, धीरे धीरे एक एक यूनिट x एक्सिस से ऊपर हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 2 3, b डिस्टेंस है तो b हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहीं पर भी अगर इस तरीके से कह दें कि क्या कह दें, सब कुछ यहीं लिखा रहेगा, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी अब y एक्सिस के पैरेलल हो गई है और यहां से कुछ डिस्टेंस हो जाए a। ठीक, यानी कहने मतलब है पैरेलल इस तरीके से हो जाए, ये इस तरीके से आ गया, तब वहां पे कह सकते हैं, तब वहां पे x इक्वल टू 0 था। अब धीरे 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 अगर हम बढ़े तो यानी कि यहां से क्या हो गया, a हो गया, तो क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट। ओके, अगर यहाँ पे a यूनिट हो जाए तो कहने मतलब ये है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a हो जाएगा। बात समझ में आई? बहुत सिंपल है। वहां पे ऐसे ऐसे बढ़ रहा था तो यहाँ पे क्या था, x इक्वल टू इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू a। बात समझ में? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है। अब यहां से बात करते हैं, अभी तो ये था, अब यहां पे क्या करते हैं बात, अगर हम इस तरीके से लेते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर इस ओरिजिन से होकर के जाए, ठीक है, अगर ओरिजिन से होकर के जाए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, इस तरीके से, इस तरीके से जाए, बात को समझना ध्यान से, ओरिजिन से कहीं से भी, जरूरी नहीं कि 45 ही होगा, दिखने में और होने में, रियल में दोनों में बहुत फर्क है, इस तरीके से भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो अब ये लेकिन कहने मतलब ये है, कुछ डिस्टेंस यहां से अगर ये y है कि x है, तो अगर ये इसका यानी यहां से अगर स्लोप m हो जाए, ठीक, स्लोप क्या है, m हो जाए, तो क्या होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx। ठीक, क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा। और कुछ अंतःखंड इंटरसेक्ट यहां से कट कर दे कहीं से भी, तो वो क्या होगा, एक c हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से y इक्वल टू mx प्लस c, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर उसके आगे डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दिए है कि वहां पे उसके इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो ये यानी ये इंटरसेप्ट फॉर्म का फिगर है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म की जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो x अपान ए प्लस वाई अपान बी होता है। तो ये क्या है, ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। इसी
स्ट्रेट लाइन का ये एक नॉर्मल फॉर्म है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक, परपेंडिकुलर यानी लेंथ हम परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है कि अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बात ये होती है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन दी हुई हैं और वो इंटरसेक्ट अगर करती हैं, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन दी हुई हैं, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दी हुई है कि a1x b1y एंड प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी दी हुई है a2x एंड b2y एंड प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन दी हुई हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, इंटरसेक्शन। तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दी हुई है, ax1 ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमें क्या करना है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p एट पॉइंट x1 y1 पे अगर इसका निकालना है तो p की वैल्यू क्या होगी? p की वैल्यू क्या होगी? तो हम तब p की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस यहाँ पे जो x और y दिए हैं वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? जो भी पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ होगा, 2 दिया होगा, 3 दिया होगा, और ये a और b क्या है? a b c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू दी हुई होंगी, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से समथिंग लाइक दिस। वहां पे इस तरीके से कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई होगी, तो वहां पे इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा a x1 b y1 एंड प्लस सी, ओके, अपान में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल इस तरीके से जितने भी हमने यहाँ पे जितने भी यानी कि जो जिस बेसिक यानी फंडामेंटल पे काम किया हुआ है, इसी से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज पे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। और आज तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, पर्याप्त है। और नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो उसमें हम लोग इसी से रिलेटेड दैट मीन्स जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें एक्सरसाइज जितनी भी दी हुई हैं उन एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे और इन्हीं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे उस पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन में यूज़ होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, टेक केयर।